Good morning, respected Principal Ma'am and my dear colleagues. A warm welcome to all of you in this session. Today's session, as we can see already here on the display, it is Hindi भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन. So in this context, I would like to add up something from my side that when we are in an early stage, when there were no civilization on this earth, कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो माध्यम होना चाहिए था. जैसे समय में हम लोगों ने अपनी भाषा को या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कई तरह की चीज़ों का इन्वेंशन किया. We have created many things, and among those creations, the language is the most important creation, I guess, that has been made so far. क्योंकि अपनी बातों को कहने के लिए हमारे पास अगर माध्यम नहीं होगा तो हम उसे कैसे अपनी बातों को एक दूसरे को समझाएंगे. तो इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी के बारे में और ज़्यादा जानते हुए हम अपने आज के रिसोर्स पर्सन who is very much knowledgeable about this topic and she is going to take us all with this information. So without wasting much time, let's welcome Mrs. Rachna Ambashta, who is going to tell us about her topic. So please welcome with a huge round of applause. Thank you, ma'am. आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदया, शिक्षकगण, आज के इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं प्रधानाध्यापिका से को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे यह सुअवसर प्रदान किया. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इस सत्र का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन. हिंदी भाषा को समझने से पूर्व मुझे यह जानना पड़ेगा, हम सभी को जानना पड़ेगा कि भाषा क्या है. आप सभी लोग कुछ बताएं, भाषा क्या है? अपने विचारों को व्यक्त करना. ये सही. भाषा क्या है? ठीक है, भाषा विचारों के आदान प्रदान करने का साधन है. भाषा मनुष्य बोलकर, लिखकर, सुनकर व पढ़कर अपने मन के विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है. दूसरे शब्दों में कहें तो जिस साधन या विधि के माध्यम से हम अपने विचारों को लिखित या मौखिक रूप से अन्य लोगों को समझा सके तथा अन्य लोगों को बता सके, समझा, साधन को ही भाषा कहा जाता है. भाषा के बारे में और भी बहुत कुछ हम कह सकते हैं. भाषा चाहे किसी की भी हो, चाहे वह किसी मनुष्य की भाषा हो, किसी पशु पक्षी की भाषा हो या कीट पतंग की भाषा हो, उसकी अपनी एक भाषा होती है. वो जो भी बात करते हैं उसे भले ही हम ना समझ पाए, लेकिन उनकी भाव को हम जरूर समझ लेते हैं. इस प्रकार यदि एक बछड़ा रंभाता है तो गाय भी उसको देखकर रंभाती है. तो गाय को रंभाते देखकर बछड़ा उसके पीछे दौड़ा चला जाता है. उसी प्रकार चींटी की भी अपनी भाषा होती है. सभी की अपनी अपनी भाषाएं होती है. भाषा का और भी बहुत कुछ महत्व है जो हम आगे यहाँ स्लाइड में देखें. भाषा का महत्व विचार निर्णय का सरलतम साधन है. भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं. ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है. ज्ञान मिलता है मुझे
एक दूसरे का विचार जब हम समझेंगे तो उससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त होता है, कुछ अच्छी बातें भी जानकारी मुझे मिलती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की एकता का आधार है। भाषा, राष्ट्र में भाषा को मान्यता मिला है। भाषा, जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो भाषा ही वह एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे की पहचान कर पाते हैं। सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम है। समाज में भाषा अगर न हो तो प्रगति रुक जाएगी। इसीलिए भाषा का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, भाषा का होना जरूरी है, नहीं तो सामाजिक विकास रुक जाएगा। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक चिंतन एवं मनन का स्रोत है। भाषा व्यक्ति का निर्माण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है और यही उनके स्रोत भी हैं। साहित्य, कला, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता है। कला ही ऐसा नहीं है सिर्फ कला का विकास होता है, संस्कृति का भी विकास भाषा के द्वारा ही होता है और साहित्य का विकास होता है। शिक्षा, भाषा ही प्रगति की आधारशिला है। तो इस प्रकार शिक्षा ही भाषा की प्रगति की आधारशिला है। भाषा को हम दो रूपों में जान सकते हैं। पहला है मौखिक रूप और दूसरा है लिखित रूप। मौखिक रूप में हमें आमने सामने बैठे व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं और कोई व्यक्ति भाषण के द्वारा उसे अपने विचारों को प्रकट करता है तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहा जाता है। लिखित भाषा, लिखित भाषा, किसी भी भाषा के लिए लिखित रूप का होना बहुत जरूरी है। लिखित भाषा अगर न हो तो हम भाषा को सुरक्षित अपनी भाषा को हम ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रख ही नहीं पा सकते हैं। इसलिए लिखित भाषा जो है वो हमारे लिए एक मानक रूप है। हमारे समाज में लिखित और मौखिक भाषा में लिखित भाषा को मूल शब्द कहा गया है, मूल रूप कहा गया है। लिखित को मूल रूप कहा गया है, लेकिन मौखिक को मानक रूप कहा गया है। अब मूल रूप कैसे कहा गया है? जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ बोलता है, वो अपने आप अपने घर के सदस्यों के साथ कुछ बोलकर ही सीख पाता है। तो ये मौखिक रूप है, इसीलिए इसे मूल रूप कहा गया है। लेकिन इसको हमें धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने के लिए लिखित रूप में इसे रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चों को मौखिक रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जब उसको नोटबुक में कुछ लिखाते हैं तो वो लिखित रूप हो जाता है और वो बच्चा लंबे समय तक उसको याद रखता है। मौखिक रूप से कभी भी वो ज्यादा दिन तक नहीं याद रख पाएगा। इसलिए भाषा के लिखित रूप को मानक रूप दिया गया है। भाषा के 4 कौशल होते हैं। 4 कौशल जैसे है श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन। श्रवण मतलब सुनना, वाचन बोलना, पाठन पढ़ना और लेखन लिखना। तो इस प्रकार से जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने भाव को व्यक्त करता है और दूसरा उस लिखित को पढ़कर उसे समझ लेते हैं, तो ये हो जाता है लिखित रूप।
भाषा के बारे में जानने के बाद हमें यह जानना भी जरूरी है कि अब हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? तो हिंदी जिसके मानकीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, विश्व की एक प्रमुख भाषा है। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है। हिंदी के भारत की एक भाषा भी है हिंदी। ऐसा नहीं है कि भारत की सिर्फ एक हिंदी ही भाषा है, इसके अलावा और भी बहुत सारी भाषा है, लेकिन हिंदी क्या है? भारत की एक भाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानवीकृत रूप है, मानकीकृत रूप है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी शब्द कम है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिंदी, ऐसे तो हिंदी हमारे भारत देश में लगभग 10 से अधिक राज्यों में बोली जाती है, इसीलिए इसे हिंदी को राजभाषा के रूप में भी घोषित किया गया है। हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा के रूप में माना गया है और इसलिए हम लोग हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर के दिन ही मनाते हैं। अब आगे हम देखें अगर कि भाषा के शिक्षण में साहित्य की क्या भूमिका है। साहित्य हमारे लिए कितनी महत्व रखती है, ये आगे हम देखेंगे। साहित्य क्या है? ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहा जाता है। अगर व्यक्ति में ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वह साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। साहित्य का निर्माण करने के लिए ज्ञान होना जरूरी है, अनुभव भी बहुत जरूरी है। साहित्य विशिष्ट कलात्मक शैली में लिखी गई रचनाओं का भंडार होता है। साहित्य के भेद के अंतर्गत गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू साहित्य आते हैं। गद्य साहित्य क्या है? उनकी क्या विधाएं हैं? उनकी विधाएं हैं कहानी। कहानी जो हम लोग देखते हैं पुस्तक में, एक कहानी के रूप में जो लिखा हुआ होता है वो गद्य का एक रूप होता है। निबंध, उपन्यास, लघु संस्मरण, रेखा चित्र जैसे कुछ पिक्चर बने हुए हैं, फोटो बने हुए हैं, उसको देखकर कहानी का निर्माण करना। बच्चों को हम इस तरह से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि तुम देखकर इसे कहानी बनाओ। तो ये गद्य शिक्षा, गद्य भाषा की विद्याएं हैं, गद्य साहित्य की विद्याएं हैं। पद्य साहित्य, पद्य साहित्य की अनेक विद्याएं होती हैं। दोहा, छंद, कविता, साखी और गीत पद। कबीर, तुलसीदास और भी ऐसे बहुत सारे हमारे कवि हैं जिनका कविता और दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर चंपू साहित्य की विधाएं की बात करें तो चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है और इसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप है। चंपू साहित्य गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित है। काव्य की इस विधा का उल्लेख शास्त्रीय शास्त्र के प्राचीन आचार्य, साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्य भामह
दंडी, वामन आदि ने नहीं किया है। किसी भी साहित्य विद्या को श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए जिन जिन कौशलों की जरूरत होती है उनमें कथानक शिल्प, वैचारिक पक्ष, शैली, संवेदनीयता और उसका कला पक्ष प्रमुख है। तो साहित्य को, जब भी साहित्य का निर्माण होता है तो उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए इन सारी विशेषताओं का होना बहुत आवश्यक है। हिंदी भाषा में लेखन का क्या उद्देश्य है? अभी तक हमने जाना कि साहित्य और भाषा हिंदी। अब हमें यह जानना है कि लेखन की क्या विशेष उद्देश्य है। भाषा में लेखन बहुत जरूरी है। सबसे पहला है मानव बनाना। जब मनुष्य लिखना सीख जाता है तो एक समाज में उसे अच्छा आदर मिलता है। सुदृढ़ समाज का निर्माण करना। जब अच्छा मानव होगा तो एक अच्छे समाज का भी निर्माण होगा। समाज अच्छा होगा, हमारा राष्ट्र, हमारा देश भी अच्छा होगा। रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। रचनात्मक बुद्धि, निर्माण कौशल, तरह तरह के दिमाग में रचना आना, इस तरह का विकास और रिश्तों की समझ पैदा करना। तो हिंदी भाषा के लेखन में इन सभी का, भाषाओं को सही दिशा देना, भावनाओं को सही दिशा देना। भावनाओं को जब तक हम लेखन विद्या में कुशल नहीं होंगे तो इन सारी बातों को हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें यह जरूरी है। लेखन के प्रति जागरूकता को कैसे बढ़ाएं? अब बच्चों को लिखने के लिए कैसे हम प्रेरित करें? इसके लिए क्या क्या करना है? तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को पढ़िए। बच्चों के मनों को समझें कि बच्चा क्या करना चाह रहा है। उसके अनुकूल हम अपने आप को ढालें कि वो क्या करना चाह रहा है। उसके बाद ही वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। शब्दों से खेलना सिखाएं, उसको नए नए शब्द दें, नए नए शब्दों से परिचय कराएं, नई पुस्तकों का परिचय दें। उससे बच्चों में लेखन के प्रति जागरूकता आएगी, वो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। पढ़ते हैं। पता है इसका नाम क्या है? आलसी अकेली सुमन। पर कहानी शुरू करने से पहले चलो कहानी का एक चित्र देखते हैं। बच्चों, इस चित्र में क्या क्या दिख रहा है? एक लड़की है और पेड़ भी है। मैडम, लड़की पेड़ के नीचे अकेली बैठी है। अरे वाह, बहुत अच्छे। एक और बात बताओ, आप में से किस किस ने कभी अकेलेपन का एहसास किया है? अपने जोड़ीदार से बात करो और एक दूसरे को बताओ कि आपको कब कब अकेलापन महसूस हुआ है। आपके पास लगभग 3 से 4 मिनट का समय है। ये अकेलापन होता क्या है? जब कोई हमारे पास नहीं होता ना, तो हमें अकेलापन महसूस होता है। हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। बच्चों, बताओ तुमने क्या क्या बातचीत की? जब मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं होते तो मुझे अकेला लगता है। जिस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त तनिष्क स्कूल नहीं आता है तो मुझे अकेलापन लगता है। सुमन, तुम बताओ?
जब नानी मामा जी के घर चली जाती है तो बहुत अकेला अकेला लगता है। इसके बाद बच्चों ने अंदाजा लगाया कि कहानी में क्या होने वाला है और फिर नीता जी ने कहानी को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया। सबसे बढ़िया बात ये रही कि उन्होंने बीच बीच में रुककर बच्चों से कुछ प्रश्न भी पूछे। और तो और कहानी का एक अंश खत्म होने के बाद उन्होंने बच्चों को अनुमान लगाने के लिए कहा कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। इस तरह शिक्षिका कुशल पठन और चिंतन की रणनीतियों का उपयोग करते हुए कहानी को सबके सामने पढ़कर सुनाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे इस कक्षा में बच्चे उत्साहित हैं, सोचकर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, काम में डूबे हुए हैं, वे आपस में चर्चा और बहस कर रहे हैं और अपने जोड़ीदार को समझा रहे हैं। वे बात करने और अपने विचार साझा करने के लिए इच्छुक हैं। कहानी में क्या आने वाला है, कहानी में जो है वो उनके अनुभवों से कैसे जुड़ा है, ये जानने के लिए बच्चे जिज्ञासु हैं। बच्चों का गतिविधियों से यही जुड़ाव, जिज्ञासा, अपने अनुभव व्यक्त करने की इच्छा को कक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जा सकता है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार बच्चों में उनके सोचने की क्षमता को बढ़ावा मिला है। वो सोचकर किस प्रकार अपने अंदर एक प्रभावपूर्ण चित्र को अंकित कर सकते हैं और अच्छी अच्छी बातों को एक रूप दे सकते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में लेखन कौशल का विकास। प्रारंभिक कक्षा जो है उसमें जब लिखने की बात आती है तो उन्हें बहुत तरीके से लिखाना शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वो उनके लिए नया होता है। सबसे फर्स्ट यही होता है उनके लिए, लिखना, किस प्रकार उसे लिखना सिखाया जाए। पुराने समय में हम लोग देखे हैं कि बोला जाता था कि आप एक जीरो बनाएं, उसमें एक डंडा लगाएं और उसमें एक पूंछ लगाएं। तो इसको एक तरीके से बोलते हैं गोल गोल अंडा, बाबूजी का डंडा, बाबूजी का पूंछ। तो इस तरह से बच्चों को याद भी हो जाता था कि इस तरह से हमें लिखने से एक वर्ण हम लिख लेंगे। छोटे बच्चों को कुछ लय के साथ अगर लिखाया जाए तो वो तरीका से लिख लेते हैं। तो यही है चित्र बनाना। चित्र बना करके हम उसे कुछ लिखा सकते हैं। चित्र देखकर बच्चे अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। दिए गए रेखा चित्र से कहानियां बनाना, तरह तरह के पिक्चर उनको दे दिए, सामने रख दिए और उससे वो तरह तरह की कहानियां अपने से बना सकते हैं। रुचिकर विषय से संबंधित चीजों को लिखना, बच्चों के रुचि के हिसाब से, उनको जो पसंद है उसके हिसाब से हमें उनको ध्यान देना होगा कि वो क्या लिखना चाहते हैं। जितना उनका रुचि होगा वो लिखने में भी अपनी रुचि उतना ही करेंगे, उतना ही रुचि बनाएंगे। कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे? अब आधी कहानी मान लीजिए हम बोलते हैं, आधा कहानी बोले, उसके बाद बच्चों से हम पूछेंगे कि अब तुम बताओ कि इसके आगे क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चे कहानी बनाना सीख जाएंगे। श्रुत लेख, श्रुति लेख, श्रुति लेख ये तो हम लोग अपने क्लास में भी इस तरह से, अपने कक्षा में भी बच्चों को रोज करवाना चाहते हैं, करते भी हैं। हम बोलेंगे तुम लोग अपनी पुस्तिका में लिखो, तो इससे उनकी लिखने की शक्ति बढ़ती है और राइटिंग तो अच्छी होती ही है। अंतिम अक्षर प्रथम, बोलने तथा लिखने के बीच संबंध स्थापित करना। जो हम बोल रहे हैं वो बच्चा लिख रहा है, वही चीज लिख रहा है या कुछ अलग लिख रहा है, ये हमें देखना चाहिए। ये संबंध हमें ध्यान देना चाहिए कि वो हम जो बोल रहे हैं बच्चा वो लिख रहा है या फिर नहीं लिख रहा है। लयात्मक शब्द, लयात्मक शब्द जैसे मान लीजिए हम बोले अमन,
तो अमन में अगर हम अ हटा देंगे तो उससे कोई दूसरा शब्द तुम उसी लय का बना दो, तो उसमें न लगा दिए शुरू में तो नमन हो गया, च लगा दिए शुरू में उसको हटा तो चमन हो गया। तो इस तरह के लयात्मक शब्द बच्चों को नए नए शब्द मिलेंगे और बच्चा आगे सीख पाएगा कुछ। लेखन कौशल की विधियां। लेखक के द्वारा ही बालक अपने भाव अथवा विचारों को प्रकट करता है, अतः भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। विद्वानों ने लेखन की निम्नलिखित विधियों का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से किसी भी विचार को सही ढंग से लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। लेखन के द्वारा ही बालक अपने भाव और विचारों को प्रकट करता है। लिखकर प्रकट करना, कैसे प्रकट करेगा लिखकर? तो जब तक उसको वह लिपिबद्ध करना सीखेगा और उसको समझेगा नहीं, तब तक वह अपने भाव को लिख नहीं सकता है। इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। उसको लिपिबद्ध करके तभी वो एक अक्षर और एक शब्द के रूप में बना सकता है और एक वाक्य के रूप में उसको फिर बना सकता है। लिखित रूप में प्रदान किया जाता है क्या क्या विधि? रेखा लेखन विधि। रेखा लेखन विधि वही हो गया जिस तरह से हम एक पिक्चर बनाए और उसको लिखने के लिए बोले कि आप कुछ उसके बारे में लिखो। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि, जैककॉक विधि, जैककॉक विधि, पेस्टालॉजी विधि, अनुकरण विधि और स्वतंत्र लेखन विधि। मॉन्टेसरी विधि ये है प्रकृति से कुछ सीखकर वो बच्चे अपने से कुछ लिखें। जैककॉक विधि, जैककॉक विधि में बच्चे को कुछ पुरस्कार देकर बच्चे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। पेस्टालॉजी विधि और अनुकरण विधि, स्वतंत्र लेखन विधि। इस प्रकार बच्चे सीख जाएंगे कि किस प्रकार हमें लिखना चाहिए। अगर इन विधियों को हम अपनाएं तो बच्चे लिखने में निपुण हो सकते हैं। लेखन सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें। अब लिखने में बच्चों को तो ध्यान देना ही पड़ता है। बच्चे जब तक बच्चे अपने हिसाब से लिख रहे हैं तो हो सकता है कुछ गलती। शिक्षकों को ये समझाना होगा कि आप किस तरह बैठे, किस तरह से कागज से आंखों से कागज की दूरी कितनी हो और कलम कैसे पकड़े, सिरोरेखा, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने। इन सभी बातों में हमें सबसे पहले है बैठने का ढंग। कमर को बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और दोनों पैर सामने अच्छी तरह से बैठकर लिखने की शिक्षा देनी चाहिए। आंखों से कागज की दूरी ऐसी हो, करीबन 2 फीट ऐसी दूरी इतनी हो कि वो अच्छी तरह से लिख पाए, ज्यादा उसके नजदीक भी ना जाए और थोड़ा दूरी भी बनाकर रखे, तभी वो अच्छी तरह से लिख पाएंगे। कलम पकड़ने की विधि। कलम पकड़ने के लिए क्या करना है? अपने अंगूठे और तर्जनी को मिलाकर इस तरह से कलम को पकड़ाएं कि वो लिखने का सही तरीका पकड़ सके। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि कलम पकड़ना नहीं जानते हैं और जिसके कारण उनकी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। उन्हें बचपन से ही, प्राथमिक कक्षा से ही उन्हें लिखना सिखाना पड़ेगा। सिरोरेखा लिपि। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शब्द तो लिख लेते हैं लेकिन ऊपर से उसमें लाइन नहीं डालते हैं, जिससे अक्षर सुंदर नहीं दिखते हैं। अक्षर की सुंदरता को दिखाने के लिए उसे सिरोरेखा देना बहुत जरूरी है। अक्षर की सुंदरता में निखार उसी से आता है। अभ्यास, सुलेख, अनुलेख और
श्रुतलेख। सुलेख, सुलेख हो गए सुंदर लेख अच्छे अच्छे, और अनुलेख और श्रुतलेख। श्रुतलेख तो वो तो हम लोग सभी को कराना चाहिए जब भी क्लास में जाए तो, या फिर होमवर्क में भी हम लोग को श्रुतलेख जरूर देना चाहिए बच्चों को। उससे बच्चों में बहुत अधिक इम्प्रूवमेंट होता है। बच्चों की हिंदी अच्छी होती है, क्योंकि अगर बच्चे लिखेंगे नहीं तो उनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं बनेगी और वो अच्छे ढंग से उसे लिख नहीं पाएंगे। अच्छे लेखन की विशेषताएं, अच्छे लेखन की विभिन्न विशेषताएं हैं यहाँ। व्याकरण की दृष्टि से सही भाषा, व्याकरण की दृष्टि से अगर मान लीजिए व्याकरण गलत हो जाता है लिखने में तो वो शुद्ध नहीं कहलाएगा, फिर वो पढ़ने में ही गलत लगेगा। व्याकरण यानी कि जैसे संधि, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या फिर वचन, सारे उसमें शुद्ध शुद्ध होना चाहिए, तभी हम उसको एक अच्छे लेखन, अच्छे लेखक बोल सकते हैं। व्याकरण होना, अच्छा शुद्ध व्याकरण होना बहुत जरूरी है। संप्रेषण की भाषा स्पष्टता एवं संक्षिप्तता। भाषा स्पष्टता, अगर भाषा स्पष्ट नहीं होगी, संक्षिप्त नहीं होगी तो उसे समझ पाना कठिन होगा। स्पष्ट होनी चाहिए और संक्षिप्त भी होनी चाहिए भाषा। सरल भाषा बनाम अलंकारिक भाषा। हमें अलंकारिक भाषाओं के प्रयोग करके बच्चों को समझाने में दिक्कत होगी। ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिससे उन्हें समझने में आसान हो, सरल हो, बच्चे उसको आसानी से समझ सके। कथोपकथन, पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन कहते हैं। कथोपकथन के दो कार्य होते हैं। पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करना, कथा की गति को विकसित करना। जब दो पात्र आपस में बात करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग एक दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो इसकी जो दो कार्य हैं उसके चरित्र का पता चलता है। हम जब तक किसी से बात नहीं करेंगे तो उसके चरित्र के बारे में हम नहीं समझ सकते हैं। उसको देखकर हम उसका चरित्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे उससे बात करना होगा, विचारों का आदान प्रदान करना ही होगा, तभी हम उसकी चारित्रिक विशेषता के बारे में जान पाएंगे। कथा की गति को विकसित करना, इस प्रकार कथा को आगे भी बढ़ाना। सृजनशील बालकों की विशेषताएं, जो बालक सृजनशील होते हैं मतलब निर्माण करने में सक्षम होते हैं, किसी भी कार्य को अच्छी तरह से समझकर और उसका निर्माण करने में सक्षम होते हैं, उनकी कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं। सृजनशील बालक एक स्वच्छ एवं आत्म सिद्धि करने वाला होता है। सृजनशील बालकों के विरोध को सहने की क्षमता होती है। सृजनशील हास्यपद विचारों वाले होते हैं। उनमें उच्च स्तर की कार्य शक्ति कार्य करती है। सृजनशील बालक तक्षण कार्य में भी सक्षम होते हैं। तक्षण मतलब निर्माण कार्य, बोलने में सक्षम होते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य एवं उत्पादन मौलिक होते हैं। उनके द्वारा कार्य जो भी किया जाता है वो
मौलिक होते हैं। अभी आप यहाँ एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में आप यह देखेंगे, इस वीडियो में आप यह देखेंगे कि किस प्रकार एक छात्र यह देखकर अचंभित हो जाता है और उसके अंदर एक जिज्ञासा भी है, अचंभित भी हो रहा है और जिज्ञासा भी है कि एक चींटी अपने से कई गुना ज्यादा वजन लेकर आगे बढ़ती जा रही है। एक कीट है जिसको कि एक चिड़िया अपने मुंह में दबाकर अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर जा रही है। एक तितली है अपने खोल से निकलकर आसमान में उड़ जाती है और आसमान से जब बादल गरजते हैं तो आसमान से बारिश की बूंदें उसकी हाथों में गिरती है और वो बूंदें एक इंद्रधनुषी रंग के होकर इंद्रधनुषी रंग बनकर परिवर्तित होता है। वो बूंदे इंद्रधनुषी रंग में जब परिवर्तित हो जाता है तो वह चांद की नाव पर बैठकर इंद्रधनुषी रंगों पर वह तैर रहा होता है। इस प्रकार तभी उसकी वास्तविकता से पहचान हो जाती है। वास्तविकता, वो अभी तक काल्पनिक इस तरह का सोच है उसका, लेकिन उसकी वास्तविकता से पहचान होती है और स्वयं को वह कहाँ पा रहा है? कक्षा में। वो देख रहा है कि हम कक्षा में हैं। आइए अब आगे देखते हैं इस वीडियो में।
अभी आपने देखा कि इस छात्र के सभी सहपाठी तोते की भांति बोल रहे थे। एक तोता कैसे बोलता है उस तरह से वो रट्टा लगा रहे थे। तो वह छात्र उसे देखकर अपने आप को भ्रमित महसूस कर रहा था। अपने आप को किस प्रकार वह भ्रमित कर महसूस हो रहा था, उसको सभी क्या कर रहे थे, चाबी वाले खिलौने की तरह वो काम कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे। सभी उस छात्र में भी उसी तरह की चाबी भरी जाती है, जैसे सभी रट्टा लगा रहे थे उसी तरह की चाबी उसमें भी भर दी जाती है। वो छात्र भ्रमित है कि ये सभी जो मेरे सहपाठी हैं वो क्यों इस तरह से रट्टा लगा रहे हैं, लेकिन वो जो छात्र है जिसके अंदर जिज्ञासा भरा हुआ है उसके अंदर भी उसी तरह की चाबी लगाई जाती है और उन्हीं के जैसा वो व्यवहार करने लग जाते हैं। छड़ी के डर से वे जैसा बोला जा रहा है वो वैसा ही कार्य कर रहे हैं। जब बोला जा रहा है उठो, स्टैंड अप तो स्टैंड अप, सिट डाउन तो सिट डाउन, इस तरह का कार्य वे कर रहे हैं। उसे चुप करा दिया जाता है। अगर उसके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है तो उसे चुप भी करा दिया जा रहा है। तो ये चुप जो उसको करा दिया जा रहा है, जिसके कारण उसके मन में उपजे हुए सारे प्रश्न धरे के धरे रह जा रहे हैं और शिक्षक द्वारा उसे सिर्फ यही हिदायत दी जा रही है कि मैं तुम्हें जो बोल रही हूँ वो सुनो, कान खोलकर सुनो और इसे लिखो। तो इस तरह से वे छात्र कर रहे हैं जैसे उसे कहा जा रहा है। तो इस वीडियो में हमने जो देखा वो विचारों के आदान प्रदान करने के लिए भी इसमें मना किया जा रहा है। आपस में बच्चे बैठे हुए हैं लेकिन वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा उनके बीच में घेरा बना दिया गया है कि वो बात भी नहीं कर सकते आपस में। तो उनके जब विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा तो उनका कैसे विकास होगा, उनका विकास रुक जाएगा। वह छात्र क्या कर रहा है, रात भर उल्लू की भांति वो पढ़ रहा है और उसके माता पिता क्या सोच रहे हैं, मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इसको पढ़ने में काफी मन लग रहा है, ये मेरा पुत्र होनहार है, इस तरह का उन्हें लग रहा है। जबकि वह रात भर भ्रमित है,
क्यों? क्योंकि उसे कक्षा में इस तरह का व्यवहार मिल रहा है, वो भ्रमित हो जा रहा है और मानसिक रूप से भी वो थका हुआ है। अगले दिन जब वह फिर विद्यालय जाता है तो विद्यालय में वो क्या देखता है? दूसरों बच्चे के साथ वो प्रकृति का आनंद ले रहा है। प्रकृति ने क्या दिखाया है? एक बीज जिससे कि पौधा निकला और उसमें फूल भी आए, उससे वो खुश हो रहा है। देखकर उसके मन में तरह तरह की जिज्ञासा उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन तभी क्या हो रहा है? स्कूल की घंटी बजी और फिर से उसे वो याद आ गया, वही तोते की रटंत विद्या। तोते जैसे रटते हैं उसी तरह से उसे वही सिन याद आ गया। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि बच्चे की सृजनात्मक क्षमता को दबा दिया जा रहा है। बच्चे के अंदर सृजन करने की क्षमता उत्पन्न हो रही है, लेकिन उसको अपने कक्षा में ऐसा व्यवहार मिल रहा है कि उसको दबा दिया जा रहा है। अंततः मैं यह कहना चाहूंगी कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। तो बच्चा को सही मार्गदर्शन करें और सही दिशा दिखाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। अगर उनके मन में कोई इच्छा हो रही है तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और उसका जिज्ञासा को कभी भी दबाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। इस तरह से शिक्षक अगर अपने आप में बदलाव लाएंगे तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र अच्छा बनेगा। इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये सत्र समाप्त करना चाहती हूँ।